जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कृतिका भाग 2 पुस्तक के चैप्टर नंबर 1 माता का आंचल और चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक से संबंधित सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, फिर कहानी संग्रह के व्याख्या को पढ़ेंगे और फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और फिर अंत में उस चैप्टर से संबंधित MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है। माता का आंचल चैप्टर से लगभग 100 MCQ हैं और जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर से लगभग 70 MCQ हैं। ठीक है। आज जो ये वीडियो है यह मैराथन नंबर 7वां है। जैसा कि हम लोगों ने मैराथन 13 वीडियो में हम लोग उत्पाद सिपाही का संपूर्ण सिलेबस समाप्त कर देंगे, यानी कि 6 मैराथन वीडियो में हम लोगों ने क्षितिज भाग 2 पुस्तक को समाप्त कर दिए और अगले 3 से 4 वीडियो में हम लोग कृतिका भाग 2 पुस्तक को समाप्त कर देंगे और उसके आगे 3 जो वीडियो आएगा वो ग्रामर के पोर्शन से संबंधित वीडियो आएगा। ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग माता के आंचल से आरंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग विषय सूची के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कृतिका भाग 2 में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 माता का आंचल शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकड़िया के द्वारा लिखा गया है, ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 4 यही ठैया झुनली हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है और मैं क्यों लिखता हूँ ये अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग माता का आंचल के लेखक शिव पूजन सहाय के जीवन परिचय से आरंभ करते हैं। देखिए, शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास जिला भोजपुर बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम था भोलानाथ। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। जन्म हुआ था 1893 में। वे मुख्यतः गद्य के लेखक हैं, यानी कि कहानी संग्रह, यानी कि ज़्यादा कहानी लिखते हैं। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग और स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनावली प्रकाशित है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति का प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। चलिए हम लोग लेखक परिचय को रिकैप करते हैं। देखिए, माता का आंचल चैप्टर को लिखे हैं शिव पूजन सहाय। इनका जन्म हुआ था 1893 में उनवास गांव में, जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। बचपन का नाम इनका भोलानाथ था। ठीक है। और ये शुरू में नकल नवीस की नौकरी करते थे, बाद में ये अध्यापक की नौकरी कर रहे थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान अपने अध्यापक की नौकरी से त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है। इनके जो लोग बहुत सारे इनके क्या है पत्रिकाओं था, जैसे कि जागरण था, हिमालय था, माधुरी था, बालक था। ठीक है। और इसके साथ साथ हिंदी के जो प्रतिष्ठित पत्रिका है मतवाला, उनके ये संपादक मंडल में शामिल थे। इनका देहांत 1963 में हुआ। जन्म हुआ था 1893 में। ये मुख्यतः क्या लिखते थे? कहानी लिखते थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर क्या है गद्य कृतियाँ हैं। ठीक है। और शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित किया गया है। चलिए आरंभ करते हैं माता का आंचल चैप्टर। देखिए, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ठीक है। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। लेखक लिख रहे हैं। ठीक है। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते।
हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डॉक्टर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। ठीक है, डांट कर क्या करते थे, चौड़े लीलार में त्रिपुंड बना देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। ओरिजिनल नाम इनका क्या था, तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहा करते। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्करा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर आप पास देख लीजिए, तारकेश्वर यानी कि भोलानाथ और उनके पिताजी का दृश्य दिया गया है। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर राम का नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटकर और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते व शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछों उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछ नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। उसके माँ ने उसके पिताजी से बोले, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और क्या महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भर जाता है। ऐसे उनके माताजी बोले। यह कह वह थाली में दही भात शांति है और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। हम उन्हीं इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ाने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे।
जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल गोदकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। आगे है कि तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरों का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभे का कागज़ का चौंदवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेलों के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती थी, तिनकों का छप्पर बनता था, दातुन की खंभे बनते थे, दिया सलाई की पेटियाँ की किवाड़ बनती थी, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की बनती थी, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलसी बनती थी। पानी के घी और धूल के पिसान और बालू के चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती थी। जब पतंग बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। ठीक है, आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि जिमने के लिए मतलब होता है कि भोजन करना। ठीक है, उनको बैठते ही देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते थे, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। ठीक है, कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता था और अमोलों को घींस कर शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ के पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों त्यों ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निखारने लगते थे। त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गढ़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मुंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चूकड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता था और कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बनता था। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते और फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। ठीक है, फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे और कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे।
बटोही की कुछ देर ठिठक कर हम लोगों को तमाशा देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरादार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, ढोला के कन्या हमार मेहरी। ठीक है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने कि ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था कैसे। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम की फसल में कभी कभी खुद आंधी आती है और आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवाएं सनसनी लगी और पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई। ठीक है, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और न ही मूसलाधार पानी होने लगा। ठीक है, और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्तों के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं थम गई। ठीक है, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है, बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा। ठीक है, हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मुसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोगों तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़कों नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। ठीक है, चिरौरी का मतलब होता है कि उसमें विनती करना। ठीक है, आगे देखिए कि रास्ते में फिर हमारे साथ लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचने और गाते थे, माई पकाई गगर गगर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर में अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हमारे हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत खा लो चिरई भर भर पेट। ठीक है, हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़कों और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीछने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट गिरा, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छल्ली हो गए। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हम
उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए, जाकर उसी के गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हम अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई मैया। ठीक है, आगे देखिए कि झपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कुहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी भी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदों की छाप न छोड़ी। देखिए, इस कहानी का सारांश क्या है कि पिताजी बच्चों से चाहे कितना भी प्रेम कर ले, लेकिन माता का प्रेम पिता के प्रेम से बढ़कर होता है। देखिए, सारांश क्या है कि यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचकिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़ गवार निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है और संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल किया गया है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखिए, यहाँ पास है कि ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, यह गीत भोलानाथ एवं उसके साथी ने कब गाए? तो फसल काटते समय। महतारी शब्द का मतलब है माता। उतान शब्द का मतलब है कि पीठ के बल लेटना। सांप के डर से भाग कर भोलानाथ किसकी गोद में गया? तो मैया के गोद में। बच्चों द्वारा की गई कौन सी शरारत उन्हें महंगी पड़ी? तो चूहे के बिल में पानी डालकर बहुत महंगा पड़ा शरारत ये। लेखक को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खरी क्यों सुननी पड़ी? तो मूसन तिवारी के चिढ़ाने के कारण। भोलानाथ किसके डर से माँ के आंचल में आ डूबा? तो सांप के डर से। भोलानाथ का सर्वाधिक जो जुड़ाव किससे था? तो बाबूजी से था। रहरी शब्द का मतलब है अरहर। विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण लिया? माँ का। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो खेल में रुचि के कारण सिसकना भूल जाता है। भोलानाथ और उनके साथियों को किसने खदेड़ कर ढेलों से मारा था? बूढ़े वर को। और एक बूढ़े वर ने उनको ढेला से मारा था। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधे बिलाई। यह वाक्यांश भोलानाथ के उन साथियों ने किस समय कही थी? तो आंधी एवं बारिश के समय। माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चों के प्रति कौन सा भाव अभिव्यक्त किया गया है? वात्सल्य का भाव अभिव्यक्त किया गया है। देहाती दुनिया उपन्यास में किस दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण मिला है? तो 30 के दशक का। वर्षा बंद होने पर बाग में क्या निकल आया था? बिच्छू निकल आया था। मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर बोला? बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा बैजू। शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनवास रोहतास बिहार में हुआ था। माता का आंचल पाठ में प्रयुक्त शब्द अफर का अर्थ क्या है? भरपेट। शिव पूजन सहाय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो आरा बिहार से प्राप्त किए।
आगे है शिव पूजन सहाय ने कहीं की अदालत में नकल विष की नौकरी कर रहा था। वो कहाँ का अदालत था? बनारस का। शिव पूजन सहाय ने किस आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया? असहयोग आंदोलन के दौरान। मूसन तिवारी भोलानाथ एवं उनके साथियों की शिकायत कहाँ करने गया था? पाठशाला। भोलानाथ एवं बैजू को पकड़ने के लिए कितने लड़के गिरफ्तारी के वारंट लेकर गए थे? 4। भोलानाथ को थाली में दही भात सान कर तोता मैना कबूतर हंस मोर बनावट नाम लेकर कौर बनाकर कौन खिलाती थी? मैया। शिव पूजन रचनावली को कितने खंडों में शिव पूजन सहाय ने संपूर्ण रचना प्रकाशित किए हैं? तो 4 खंडों में। लेखक के पिता के गंगा जी जाने के समय लेखक कहाँ विराजमान रहते थे? तो पिता के कंधे पर। गंगा जी मछलियाँ को चारा देकर लौटने के क्रम में लेखक के पिता कहाँ बैठाकर उन्हें झूला झुलाते थे? तो झुके हुए पेड़ों के डालों पर। शिव पूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? 1960 में। भोलानाथ खेलने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा का। भोलानाथ की मैया उनके सिर पर किस चीज़ का तेल लगाती थी? कड़वा तेल लगाती थी। थोक बोध कर शब्द का अर्थ है कि सारा बोर कर देना। 1962 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय द्वारा शिव पूजन सहाय को डी.लिट की मानक उपाधि प्रदान किया गया था? भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा। आगे है 1924 में लखनऊ में शिव पूजन सहाय ने किसके साथ माधुरी का संपादन किए थे? प्रेमचंद के साथ। लेखक किसके कुश्ती लड़ते थे? बाबूजी से। भोलानाथ के घाव पर मैया क्या लगाई? हल्दी। ओसारे शब्द का मतलब है बरामदा। शिव पूजन सहाय का देहांत कब हुआ? 1963 में। 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया, जिसे हिंदी का पहला आचंकलिक उपन्यास माना जाता है, किनकी कृति है? शिव पूजन सहाय की कृति है। आगे है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? चबूतरा पर। बाबूजी ने नहाने की चौकी पर क्या भोलानाथ एवं उनके साथी ने किस चीज़ के लिए रखते थे? तो रंगमंच के लिए। माता का आंचल उपन्यास किस से लिया गया है? देहाती दुनिया से लिया गया है। भोलानाथ को पिता फूल के कटोरे में क्या सनकर खिलाते थे? गोरस भात। भोलानाथ अपने साथियों के साथ किसके खंभों पर कागज का सरकंडा चंदाओं तानकर मिठाई की दुकान लगाते थे? तो सरकंडे के। देहाती दुनिया किस शैली की लिखी गई है? तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। चंदाओं का अर्थ क्या है? तो छोटा सामियाना। भोलानाथ की दुकान से कौन से 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे? तो बाबूजी। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। भोलानाथ अपने बाबूजी की पूजा वाली आचमनी का प्रयोग किस चीज़ के लिए करते थे? तो कलछी के लिए करते थे। माता का आंचल में किस शिशु का चित्रण है? तो भोलानाथ का। मृदंग का क्या मतलब है? कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। शिव पूजन सहाय का नाम तारकेश्वर नाथ था। उनके पिता जो है किस नाम से पुकारा करते थे? भोलानाथ के नाम से। भोलानाथ के कौन चोटी गूंथकर उसमें फूलादार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना उन्हें कन्हैया बनाती थी? माता जी। भोलानाथ किसे देखने के पश्चात सिसकना भूल जाते थे? तो अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते थे। माता का आंचल के लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे? बाबूजी कहते थे। जिमने का मतलब क्या है? भोजन करना। अमोले का मतलब क्या है? कि आम का उगता हुआ पौधा। भभूत का तिलक लगाने के पश्चात भोलानाथ क्या बन जाते थे? बम भोला बन जाते थे। माता का आंचल के लेखक के पिता जब रामायण का पाठ करते थे तो लेखक किसमें अपना मुंह निहारते थे? आईना में। भोलानाथ एवं उसके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात में कौन समधी बनकर बकरे पर चढ़ता था? भोलानाथ। आगे है कि दुल्हन को लाने हेतु बनाई जाने वाली खटोली पर किस प्रकार का उपहार डाला जाता था? तो लाल रंग का उपहार डाला जाता था। आगे है कि माता का आंचल में प्रयुक्त उपहार शब्द का अर्थ क्या है? कि पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। आगे है कि गुरुजी सिपाही किसे पकड़ने के लिए भेजे थे? भोलानाथ को पकड़ने के लिए। भोलानाथ की किसने खूब खबर ली थी? गुरुजी ने। भोलानाथ को पकड़कर पाठशाला ले जाने की बात सुनकर कौन पाठशाला पहुँचे थे? तो बाबूजी पहुँचे थे। आगे है इसके बाद कि गुरुजी से किसने चिरौरी कर भोलानाथ को घर लाया? बाबूजी। लेखक अपने पिताजी को किस चीज़ का तिलक लगाने की जिद करता था? भभूत का। लेखक के पिता उनके ललाट पर कैसा तिलक लगाते थे? त्रिपुंड तिलक लगाते थे। चिड़ियों का झुंड कहाँ चर रहा था? तो मकई के खेत में। राम जी की चिरई राम जी का खेत खालू चिरई भर भट पेड़। यह वाक्य बच्चों ने किसे देखकर गा रहे थे? चिड़िया को देखकर।
आगे है कि भोलानाथ एवं उसके साथी किसके बिल में पानी डाल रहे थे? चूहा के बिल में। चूहे के बिल से क्या निकला था जिसे देखकर बच्चे भाग गए? सांप निकला था। लेखक को कौन अपने साथ सुलाने के साथ साथ सुबह उठाने एवं नहलाने का कार्य करते थे? पिताजी। माता का आंचल पाठ के लेखक किसके स्नेह और शरारतों से भरे अपना बचपन याद करता है? माता पिता के। भोलानाथ किस दल के साथ मिलकर तमाशा करते थे? हम जोलिये के दल के साथ मिलकर तमाशा करते थे। उपहार उठाकर कौन दुल्हनिया का मुख देखता था? तो बाबूजी। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। माता के आंचल का लेखक का नाम बताना है, तो शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का जन्म जो है बताना है कि कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1893 को। शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? वो था उनवास, रोहतास, बिहार में। शिव पूजन सहाय ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ठीक है, शिव पूजन सहाय ने प्रारंभिक शिक्षा आरा, बिहार से प्राप्त किए थे। आगे है इसके बाद कि शिव पूजन सहाय ने कहाँ की अदालत में नकलविस की नौकरी किए थे? तो बनारस की अदालत में। आगे है शिव पूजन सहाय ने किस आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी त्यागपत्र दे दिया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान त्यागपत्र दे दिए सरकारी नौकरी से। शिव पूजन सहाय ने निम्न में से किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? तो जागरण का, हिमालय का, माधुरी का, बालक का, उपनियुक्त में से सभी का, तो सभी का किए हैं। आगे है कि शिव पूजन सहाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग मिलते हैं, यानी कि ये सभी जो हैं वो सही है। निम्न में से कौन सी गद्य कृतियाँ शिव पूजन सहाय की हैं? देहाती दुनिया, वे दिन, वे लोग और स्मृति शेष, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी है। आगे है शिव पूजन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो शिव पूजन रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था। शिव पूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? 1960 में। आगे है कि 1962 ईस्वी में निम्न में से किस विश्वविद्यालय द्वारा शिव पूजन सहाय को D.Litt की मानद उपाधि जो है उनको प्रदान किया गया था? भागलपुर विश्वविद्यालय। 1924 ईस्वी में लखनऊ में शिव पूजन सहाय ने निम्न में से किसके साथ माधुरी के संपादन का कार्य किया? ठीक है, तो प्रेमचंद के साथ माधुरी के संपादन का कार्य किया था। आगे है कि शिव पूजन सहाय का देहांत कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1963 में। आगे है इसके बाद कि 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, निम्न में से किसकी कृति है? तो शिव पूजन सहाय की कृति है। माता का आंचल निम्न में से किस उपन्यास से लिया गया है? वो लिया गया है देहाती दुनिया से। आगे है कि निम्न में से किसे स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है? देहाती दुनिया को माना जाता है। देहाती दुनिया किस शैली में लिखा गया है? तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया उपन्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। इसमें शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को आत्मीयता से प्रस्तुत किया गया है। इसमें बाल का मनोभावों के अभिव्यक्ति के साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण किया गया है, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। क्या नाम था? बचपन का नाम शिव पूजन सहाय का उनका क्या नाम था? भोलानाथ था। माँ का आंचल निम्न में से किस शिशु का चरित्र चित्रण किया गया है? तो भोलानाथ का चरित्र चित्रण जो है वो किया गया है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यह युक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो माता का आंचल से लिया गया है। मृदंग का मतलब बताना है कि मृदंग का मतलब क्या हो जाएगा? तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र मृदंग का मतलब होता है। आगे है कि शिव पूजन सहाय तारकेश्वर नाथ था उनका नाम। उनके पिता उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? तो भोलानाथ कह करके। माता का आंचल लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे? तो उनको बाबूजी कह करके पुकारते थे। माता का आंचल पाठ में लेखक किसके स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करते हैं? तो माता पिता के। आगे है कि लेखक को कौन अपने साथ सुलाने और साथ साथ उठाने बैठाने नहलाने का कार्य करते थे? तो उनके पिताजी करते थे। लेखक अपने माँ को क्या कहकर पुकारते थे? मैया कहते थे। लेखक अपने पिताजी के किस चीज़ के तिलक लगाने के लिए बोलते थे? तो भभूत का तिलक लगाने के लिए बोलते थे। लेखक के पिता उनके ललाट पर कैसा तिलक लगाते थे? तो त्रिपुंड तिलक उनके ललाट पर लगाते थे। भभूत का तिलक लगाने के पश्चात भोलानाथ क्या बन जाते थे? तो बम भोला बन जाते थे। माता का आंचल के लेखक के पिता जब रामायण का पाठ करते थे
तो लेखक किसमें अपना मुंह निहारते थे, आईना में निहारते थे। माता का आंचल पाठ के लेखक के पिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पूजा पाठ के पश्चात वह राम का नाम लिखते थे, राम नामक बही पर वह 1000 बार उनका नाम लिखते थे। वह 500 बार कागज़ के टुकड़े में राम का नाम लिखकर आटे की गोलियां बनाकर और मछली को खिलाते थे, यानी कि ये सभी सही है। आगे है, लेखक के पिता के गंगा जी जाने के समय लेखक कहाँ विराजमान होते थे, तो अपने पिताजी के कंधे पर विराजमान रहते थे। ठीक है, आगे है इसके बाद कि गंगा जी में मछलियों को चारा देकर लौट कर आने के क्रम में लेखक के पिता कहाँ बैठाकर उन्हें झूला झुलाते थे, तो झुके हुए पेड़ के डालों पर। लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे, तो बाबूजी से लड़ते थे अपने। ऑप्शन नंबर ए। कुश्ती लड़ने के दौरान भोलानाथ अपने पिता के साथ कैसा कार्य करते थे। ठीक है, तो छाती पर चढ़ जाते थे, मुंह उखाड़ने लगते थे, बाएं गाल पर खट्टा और दाएं गाल पर मीठा चुमा देते थे। उपयुक्त में से सभी करते थे। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरों में क्या सानकर खिलाते थे, गोरस भात। आगे है कि किसने कहा बच्चों को भर मुंह खोर खिलाना चाहिए, उनके माताजी ने। माता का आंचल पाठ में प्रस्तुत शब्द अफर का मतलब क्या है, अफर का मतलब है भर पेट। ठौर का अर्थ क्या है, ठीक है, ठौर का अर्थ बताना है कि ठौर का अर्थ क्या है, तो मिलाना चाहे स्थान, ये सब ठौर का मतलब है। सॉरी, स्थान और अवसर जो है ठौर का मतलब है। आगे है, महतारी शब्द का मतलब होता है माता। उतान शब्द का मतलब क्या है, तो उतान शब्द का जो मतलब होता है वो होता है पीठ के बल लेटना। आगे है कि शान कर शब्द का अर्थ क्या है, तो शान का मतलब होता है कि मिलाना, लपेटना, गूंथना, ये सभी। आगे है कि निम्न में से कौन सा भोलानाथ को थाली में दही भात सान कर तोता मैना कहकर उनको खिलाते थे, तो उनके माताजी। भोलानाथ खेलने के लिए किस प्रकार का प्रयोग करते थे, ठीक है, किस प्रकार का प्रयोग करते थे, तो लकड़ी का हाथ बनाते थे, सूतरी का ऊँट बनाते थे, पुआल का बाजा बनाते थे, रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, तो रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भोलानाथ की मैया उनके सिर पर किस चीज़ की तेल लगाती थी, तो कड़वा तेल लगाती थी। बोध कर शब्द का मतलब क्या है, बोध कर शब्द का मतलब क्या है, उसका मतलब है सरोबोर कर देना। आगे है, भोलानाथ के मैया उन्हें कहाँ काजल की बिंदी लगाते थे, पेट में, नाभि में, लीलार में। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर डी है कि बी और सी दोनों में, तो कहाँ लगाते थे, नाभि में और लीलार में। आगे है कि भोलानाथ को कौन चोटी गूंथकर उनमें फूलदार लट्टू बनाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर उनको कन्हैया बनाती थी, तो उनके माताजी बनाते थे। भोलानाथ किसे देखने के पश्चात सिसकना भूल जाते थे, तो खेल के साथियों को देखकर रोना भूल जाते थे। भोलानाथ निम्न में से किस दल के साथ मिलकर तमाशा करते थे, अपने हमजोलियों के साथ मिलकर तमाशा करते थे। आगे है कि भोलानाथ अपने साथियों को से क्या कहाँ नाटक करते थे, चबूतरे पर नाटक करते थे। बाबूजी के नहाने की चौकी पर क्या भोलानाथ उनको साथी क्या बनाते थे, तो रंगमंच बनाते थे। आगे है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ निम्न में से किसके खंभों पर कागज़ का चंदोवा तान कर मिठाई की दुकान लगाते थे, तो सरकंडे का। आगे है कि चंदोवा का अर्थ बताना है कि चंदोवा का अर्थ जो है वो क्या होता है, तो होता है छोटा सामियाना। भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा लगाई गई मिठाई की दुकान के संबंध में कौन सा कथन सही है। चीलम के खोचे पर कपड़ों के थालों में, ठीक है, ये बनाते थे, या पत्तों की पूरी कचौरी बनाते थे, या ठिठुरों के बटखरे बनाते थे, या उपयुक्त में से सभी बनाते थे, तो उपयुक्त में से सभी बनाते थे। आगे है, भोलानाथ की दुकान में कौन से 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, तो उनके बाबूजी। भोलानाथ का खरोंदा किस चीज़ का बना होता था, तो धूल के मेढ़ की दीवार की तिनके के छप्पर, दातुन के खंभे, दिलाई सलाई की पेटियाँ की किवाड़, और घड़े की मुहड़े की चूल्हा और चक्की और दिए की कड़ाही। उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी। आगे है कि भोलानाथ अपने बाबूजी के पूजा वाली आचमनी का प्रयोग किस चीज़ के लिए करते थे, तो कलछी बनाते थे। आगे है, भोलानाथ एवं उनके साथी किस चीज़ से जीवनार तैयार करते थे, तो किस चीज़ से करते थे, बालू की चीनी, पानी की घी और धूल के पिसान, ये सभी का। जीवनार का अर्थ क्या है, ठीक है, जीवनार का अर्थ होता है भोजन। क्या होता है, जीवनार का अर्थ होता है कि भोजन, मतलब भोज या दावत देना या भोजन। ठीक है, चलिए आगे है कि जिमने का मतलब होता है भोजन, जीवनार का मतलब होता है भोज और दावत। ठीक है, जिमने का मतलब क्या होता है, जिमने का मतलब होता है भोजन करना। अमोलों का अर्थ बताना है कि अमोलों का अर्थ क्या होता है। अमोला का अर्थ होता है कि आम का उगता हुआ पौधा।
आगे है भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात में जुलूस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अमूलों को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी, या कनस्तर का तंबूरा बजाया जाता था, या टीटी चूहेदानी की पालकी बनाई जाती थी? तो सभी सही है। आगे है इसके बाद भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात में कौन से समधी बनकर जाते थे? तो भोलानाथ समधी बनता था। दुल्हन के लाने हेतु बनाई गई खटोली पर किस प्रकार का ओहार डाला जाता था? तो लाल रंग का। माता का आंचल में प्रयुक्त ओहार का मतलब क्या है? ओहार का मतलब बताना है कि प्रयुक्त जो ओहार का मतलब है वह क्या है? वह है पर्दे के लिए डाला हुआ एक कपड़ा। ओहार उठाकर कौन दुल्हन को मुख देखता था? तो उसके पिताजी यानी कि बाबूजी। भोलानाथ एवं उनके साथियों द्वारा की जाने वाली खेती के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 2 लकड़े बैल बनाकर मोठ खींचते थे। चबूतरा खेत जबड़ी कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठ बनता था, और चबूतरे के नीचे की गली कुआं बनती थी, और घिरनी पेड़ पर गाड़ी जाती थी। ठीक है, तो कौन सा जो है वो गलत है? ठीक है, घिरनी पेड़ पर गाड़ी जाती थी, ये गलत है। आगे है कि ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, यह गीत भोलानाथ उनके साथी कब गाते थे? तो जब वो फसल काटते समय। आगे है कि भोलानाथ एवं उनके साथी कहाँ के मेले में जाने वाले आदमियों के झुंड को देखकर ये वाक्य चिल्लाते थे? चलो भैया ददरी सातू पिसान की मोटरी। ठीक है, तो सब कहाँ जाते थे? वो जाते थे ददरी का मेला। आगे है भोलानाथ किसे देखकर चिल्लाते थे? रहरी में रहरी पुरान रहरी ढोला की कन्या हमार मेहरी। ठीक है, किसे देखकर भोलानाथ चिल्लाते थे? तो दूल्हे के आगे जाती हुई ओहदार पालकी को देखकर। रहरी का मतलब क्या है? रहरी का मतलब है अरहर। क्या है? अरहर। आगे है भोलानाथ एवं उनके साथियों को किसने खदेड़ कर ढेला से मारा था? तो बूढ़े वर ने मारा था। आगे है 1 पैसा लाई बाजार में छितराई बरखा उधरे बिलाई, यह वाक्यांश कब गाए थे? तो जब आंधी एवं तूफान आया था तब। क्या? आंधी और तूफान के समय, माने बारिश के समय। आगे है वर्षा बंद होने पर बाग में क्या निकल आए थे? तो बिच्छू निकल आए थे। आगे है कि मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाया था? तो बैजू ने मूसन तिवारी को चिढ़ाया था कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। आगे है कि मूसन तिवारी भोलानाथ एवं उनके साथियों की शिकायत करने कहाँ गए थे? तो पाठशाला चल गए थे। भोलानाथ एवं बैजू को पकड़ने के लिए कितने लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर आए थे? तो 4 लड़के आए थे। गुरुजी की सिपाही किसे पकड़ने गए थे? पकड़ने में सफल हो गए। तो भोलानाथ को पकड़ने में सफल हुए, बैजू भाग गया था। भोलानाथ की किसने खूब खबर ली थी? तो गुरुजी ने। आगे है कि भोलानाथ को पकड़कर पाठशाला ले जाने की बात सुनकर कौन पाठशाला पहुंच गए? बाबूजी। आगे है कि गुरुजी से किसने चिरौरी कर भोलानाथ को घर वापस लाया? तो बाबूजी उनके। आगे है कि चिड़ियों का झुंड कहाँ चर रहा था? तो मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड जो है वो चर रहा था। आगे है राम जी की चिरई राम जी का खेत खा लो चिरई भर भर पेट, यह जो वाक्य है वो किसे देखकर बच्चे गा रहे थे? चिड़िया को देखकर। भोलानाथ एवं उनके साथी में से किसके बिल में पानी उछल रहे थे? तो चूहा के बिल में पानी डाल रहे थे। आगे है कि चूहे के बिल से क्या निकला जिसे देखकर बच्चे भाग गए? तो सांप निकला था। आगे है कि सांप के डर से भोलानाथ किसकी गोद में शरण लिया था? तो अपने माता जी के गोद में शरण लिया था। आगे है कि भोलानाथ किसके आंचल में छिप गए? भोलानाथ किसके आंचल में छिप गए? अपने मैया के। भोलानाथ के घाव पर मैया ने क्या लगाया था? हल्दी लगाया था। ओसारे शब्द का मतलब बताना है कि ओसारे शब्द का मतलब जो है वो क्या होता है? ठीक है, तो ओसारे शब्द का मतलब होता है बरामदा। आगे है कि बच्चों द्वारा की गई कौन सी शरारत उन्हें महंगी पड़ी थी? चूहे के बिल में पानी डालना, ये उनको महंगा पड़ल था। लेखक को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खरी सुननी पड़ी थी क्योंकि वो बैजू क्या करता था कि मूसन तिवारी को चिढ़ाते थे। आगे है कि भोलानाथ किसके डर से माँ के आंचल में आ दुबका था? सांप के डर से। आगे है कि भोलानाथ को सर्वाधिक जुड़ाव किससे था? अपने बाबूजी से था। आगे है विपदा के समय भोलानाथ किसका शरण लेता है? तो माँ के शरण लेता है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्योंकि खेल में रुचि उनका ज़्यादा था। आगे है इसके बाद कि माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चों के प्रति कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? तो वात्सल्य भाव अभिव्यक्त हुआ है। देहाती दुनिया उपन्यास में किस दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है? तो 30 के दशक के ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। माता का आंचल पाठ के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? माता से बच्चों का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, पिता से बच्चों का रिश्ता स्नेह आधारित होता है,
माता के आंचल में बच्चा स्वयं को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। तो ये कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सब जो है वो सही है। आगे का जो चैप्टर है वह है जॉर्ज पंचम की नाक। इनको कौन लिखे हैं? इनको कमलेश्वर जी लिखे हैं। तो चलिए हम लोग इनका परिचय लेते हैं, ठीक है, यानी कि लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिका का संपादन भी किया, जिसमें सारिस्का, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर क्या है? प्रमुख है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया, ठीक है, उनको साहित्य अकादमी मिलल है और पद्म भूषण भी मिलल है। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। जन्म हुआ था 1932 में, ठीक है। चलिए आगे है कि नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा, निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, कहानी संग्रह, ये सब, वही बात, आगामी अतीत, डाक बांग्ला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास है। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पाठकथाएं भी लिखे हैं। कमलेश्वर की रचना में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जॉर्ज पंचम नाक चैप्टर जो है आरंभ होता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी, ठीक है। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी कि रोज़ लंदन के अखबारों से खबर आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूँकि नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों और बावर्चियों और खानसामों अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनियाँ देखने को आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गया। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था तो गूंज हिंदुस्तान में आ रहा था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, ठीक है। दिल्ली ऐसे बोल रहा है। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं था। इस नाक की भी एक लंबी दास्तां है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियां ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था।
कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंगे रंगे भी थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसे ही हर राजनीतिक आंदोलन में होता है कि कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चला आ रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह पर ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए थे उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हो रहा था। उसी ज़माने में यहाँ हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे और गश्त लगती रही और लाट की नाक जो है वो चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। ऐसे सब लोग, इंडिया के लोग बोल रहे थे। आगे है कि उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो जाए। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे के लाचार था। आते ही उसने हुकामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उनके चेहरे पर। कुछ लटके हुए उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र दूसरे की और दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक कलर को फ़ोन किया गया और इस बात पर पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया कि पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीटिंग हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। देखिए आगे है कि यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों की दौड़ पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताशा लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है। मूर्तिकार चुपचाप खड़ा रहा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म दिया गया कि कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए जाए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं और मूर्तियों भी है, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठेगा उसे उतार कर लाया जाएगा और इस पर लगाया जाएगा।
सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़े होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी और कावसजगी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्ति को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ और सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चला गया। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया और चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया और घबराहट से मद्रास की ओर पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह के लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब जो है वो बड़ी निकल गए। सुनकर सब हताश हो गए और जुझाने लगे। ठीक है। मूर्तिकार ने ढाढ़स बांधते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। ठीक है। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाक भी इससे कहीं बड़ी बैठती थी। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोंगन लगाया गया था और सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही उस मूर्ति में नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या रह जाएगा। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात है। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला में से कलाकार वो नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद किए गए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश किया। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार ऐसे कमेटी को बोला। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं। यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दिया गया। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक जो है वो लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डालकर ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई। लेकिन इस हिदायत के साथ ही एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, उसको हिदायत दिया गया और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। ठीक है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिवादन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए। ठीक है। चलिए मूर्ति के लिए देखिए सारांश हम लोग पढ़ेंगे इस कहानी का। देखिए हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित है, जिनमें नाक कटना, नाक काटना प्रमुख है।
इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इनका व्यंग्यात्मक उपयोग किया गया है। कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौरे की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। अपने कथ्य में सफल या कहानी पत्रिका में सथरता को रेखांकित दिखाई करती है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। अब हम लोग इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पास है कि किस तिथि को दिल्ली का दौरा पड़ने से कमलेश्वर का निधन हो गया? 27 जनवरी। दिल का दौरा पड़ा था 27 जनवरी 2007। किस खबर ने दिन अखबार चुप थे? किस खबर के दिन अखबार चुप थे? तो जॉर्ज पंचम के नाक लगने वाली दिन खबर क्या थी? चुप थे। रानी एलिजाबेथ के सूट तैयार करने में कुल कितने खर्च आया? 400 पाउंड आया। अखबार में किसकी जन्मपत्री छपी गई? एलिजाबेथ के बारे में छापा गया। हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक है? इज्जत का। भारतीय नेताओं की मूर्तियां के मुआयने के पश्चात मूर्तिकार अंत में कहाँ पहुंचा? दिल्ली। इंग्लैंड का रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ पधारने वाली थी? हिंदुस्तान। एलिजाबेथ द्वितीय किसके हिंदुस्तान आने का खबर था? उनके पति का। किसके साथ आते? तो पति के साथ। आगे है मूर्तिकार के पास किसकी खोई हुई नाक का नाप था? जॉर्ज पंचम के पास। आगे है कि हिंदी फिल्म सारा आकाश और आमानुस लैला और सौतन की बेटी एवं मौसम की पटकथा किसने लिखी? कमलेश्वर ने। मिस्टर नटवरलाल, द वर्निंग ट्रेन और राम बलराम जैसी हिंदी फिल्म कौन लेखन किया? तो कमलेश्वर ने। दूरदर्शन के चरित्र धारावाहिक चंद्रकांता, युग, बेताल पचीसी, आकाशगंगा, रेत पर लिखे नाम आदि लेखन कार्य कौन किया? कमलेश्वर ने। रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान के दौरे पर लेकर किसकी फौज तैयार हुआ? फोटोग्राफर की। इंग्लैंड के अखबारों में कतरनी हिंदुस्तानी अखबारों में किस दिन चिपकी नजर आती थी? दूसरे दिन। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में मूर्तिकार ने कौन सा नाक लगाया? जिंदा नाक लगाया। रानी एलिजाबेथ ने किस रंग का सूट बनवाया था? हल्का नीला रंग का सूट बनवाया था। अखबारों में जॉर्ज पंचम की कैसी नाक लगाई गई छपी गई थी? जिंदा नाक छापी गई थी। एलिजाबेथ द्वितीय के पति कौन थे? फिलिप थे। 1942 में शहीद बच्चों की मूर्तियां कहाँ पर थी? बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने। मूर्तिकार ने जितनी मूर्तियां के नाक का नाप लिया था उनका नाक जॉर्ज पंचम की नाक से था, बड़ा था। अखबारों में किसकी चर्चा हो रही थी? एलिजाबेथ द्वितीय की। रानी एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था? उनकी पोशाक को लेकर परेशान था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगाने के लिए मूर्तिकार कौन सा अंतिम उपाय बताया? तो 40 करोड़ भारतीयों में से कोई एक का जिंदा नाक काटकर लगाने का। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, इसे लेकर कौन परेशान था? दर्जी परेशान था। आगे है किसके कारनामे अखबार में छपे थे? फिलिप के कारनामे। और खैर ख्वाहों का शब्द का अर्थ बताना है भलाई चाहने वाला। कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था? तो कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था। शाही महल में रहने एवं पलने वाले किसकी तस्वीरें अखबार में छप गई थी? कुत्ता की। कमलेश्वर ने दूरदर्शन में किस पद पर कार्य किया? तो अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर की खोज के लिए कौन हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और खानों के दौरे किए थे? तो मूर्तिकार। नई कहानी साहित्यिक आंदोलन के अगुवा कौन थे? कमलेश्वर थे। कमलेश्वर की रचनाओं में किसका मार्मिक और संवेदनशील चित्रण मिलता है? तेजी से बदलते समाज का। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर कहाँ के था? विदेशी पत्थर था। कमलेश्वर ने किस विश्वविद्यालय में एमए की डिग्री हासिल किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। किसकी मीटिंग बुलाई गई थी? खैर ख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई थी। रानी एलिजाबेथ 5000 की सूट पहनकर किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? पालम हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। दिल्ली हाजिरी होने के लिए किसे हुक्म दिया गया था? मूर्तिकार को। रानी एलिजाबेथ कहाँ आने वाली थी? दिल्ली में। मूर्तिकार क्या था? कलाकार था। किस शहर का कायापलट हो गया? दिल्ली का। किसे पाकिस्तान? कितने पाकिस्तान किसकी उपन्यास है? तो कमलेश्वर की। बेखास्ता शब्द का अर्थ है स्वाभाविक रूप से। मूर्तिकार से किसकी नाक लगाने की बात कही गई? जॉर्ज पंचम की। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सबसे मुश्किल समस्या क्या थी? जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी।
आगे है कि नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट जो है वो कब और कहाँ बनी थी, यह किसने बोला, मूर्तिकार ने। कमलेश्वर को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, 2003 में। नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ क्या नहीं था, जॉर्ज पंचम की नाक नहीं था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी, इंडिया गेट के सामने लगाया गया था। कमलेश्वर को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, 2005 में सम्मानित किया गया था। किसके जो है वो पेट चीरे गए थे, पुरातत्व विभाग के फाइलों के चीरे गए थे। आगे है कि किसने कहा सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर ली है, क्लर्क ने। कमलेश्वर ने अपनी रचनाओं में आज की मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा में बखूबी समझा और व्यक्त किया है महानगरीय सभ्यता में। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर सोल्व करेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कौन है, ये हैं कमलेश्वर। कौन है, कमलेश्वर है। कमलेश्वर का जन्म कब और कहाँ हुआ था बताना है, तो हुआ था 6 जनवरी को 1932 में मैनपुरी में। कहाँ हुआ था, 6 जनवरी को 1932 में मैनपुरी में हुआ था। आगे है कि कमलेश्वर का पूरा नाम क्या था, तो उनका नाम था कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। क्या नाम था, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना नाम था। कमलेश्वर ने किस विश्वविद्यालय में एमए की डिग्री हासिल की थी, तो उन्होंने एमए की डिग्री के लिए वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे। कमलेश्वर प्रसाद ने निम्न में से किस पत्र पत्रिका का संपादन किया था, तो सारिका, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये सभी का किया था। निम्न में से कौन सी कहानी संग्रह कमलेश्वर की है, राजा, निर्बसिया एवं खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये सभी, तो विक में से सभी। आगे है निम्न में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर द्वारा लिखित है, ठीक है, कौन सा उपन्यास, वही बात एवं आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, ये सभी, तो ये सभी। कितने पाकिस्तानी किनका उपन्यास है, तो यह है कमलेश्वर जी का। कमलेश्वर को किस वर्ष साहित्य अकादमी से का पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था, तो 2003 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कमलेश्वर को किस वर्ष पद्म भूषण जो है से सम्मानित किया गया था, तो 2005 में सम्मानित किया गया था। कमलेश्वर ने दूरदर्शन में किस पद पर काम किया था, अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में काम किया था। कमलेश्वर किस विधा के लेखक हैं, ठीक है, तो वो जो है कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन और फिल्म पटकथा, ये सभी लिखते थे वो। चलिए आगे है कि नई कहानी साहित्यिक आंदोलन के अगुवा कौन थे, ठीक है, अगुवा वो जो कौन थे, कमलेश्वर थे। कमलेश्वर की रचनाओं में निम्न में से किसका मार्मिक और संवेदनशील चित्रण मिलता है, वो मिलता है तेजी से बदलते समाज का। कमलेश्वर ने अपनी पहली रचनाओं में आज की मनुष्य में अकेले हो जाने का जो बखूबी समझा है, वो व्यक्त किया है, वो क्या है, वो है महानगरी सभ्यता है। निम्न में से किस तिथि को दिल का दौरा पड़ने पर कमलेश्वर की निधन हो गया, वो हुआ था 27 जनवरी 2007 को। हिंदी फिल्म सारा आकाश और आमानुस और लैला सौतन की बेटी एवं मौसम की पटकथा किसने लिखी थी, तो कमलेश्वर ने। मिस्टर नटवर लाल और ये जो है ये सब कौन लिखा था, ये भी लिखे थे कमलेश्वर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं कि दूरदर्शन चर्चित धारावाहिक चंद्रकांता वगैरह ये सब किसने लिखे थे, तो कमलेश्वर ने लिखे थे। हमारे समाज में नाक जो है किसका प्रतीक है, इज्जत का है। आगे है जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर ने निम्न में से किन मोहरों के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग किया है, ठीक है, तो नाक कटना और नाक कटाना, ठीक है, ये जो है इनका जो है उपयोग जो है वो किए हैं, यानी कि नाक कटना और नाक कटाना किए हैं। अपनी किस कहानी में कमलेश्वर ने सारा व्यंग नाक पर जो है वो किए हैं, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग पर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ पधारने वाली थी, तो हिंदुस्तान। एलिजाबेथ द्वितीय किसके साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, तो अपने पति के साथ। एलिजाबेथ द्वितीय पति कौन थे इनके, तो इनके पति फिलिप थे। अखबारों में किनकी चर्चा हो रही थी, तो फिलिप के बारे में, एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में और फिलिप के बारे में चर्चा हो रही थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था, उनकी पोशाक को लेकर, उनकी वेशभूषा को लेकर, उनकी मेकअप को लेकर, तो उनकी पोशाक और वेशभूषा को लेकर। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, इसे कौन परेशान था, दर्जी परेशान था। रानी एलिजाबेथ के हिंदुस्तान दौरे को लेकर किसकी फौज तैयार की गई थी, फोटोग्राफर की। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने कितने दिन बाद भारत में आते थे, तो दूसरे दिन ही भारत में लग जाते थे। रानी एलिजाबेथ ने किस रंग का सूट बनवाया था, तो हल्का नीला रंग का सूट बनवाया था। रानी एलिजाबेथ द्वारा तैयार कराई गई सूट का रेशमी कपड़ा कहाँ से मंगाया गया था, भारत से, हिंदुस्तान से। रानी एलिजाबेथ की जो सूट तैयार किया गया था उसमें कितना खर्चा लगा था, तो 400 पाउंड जो है खर्चा लगा था। आगे है कि निम्न में से किसकी जन्मपत्री जो है वो छापा गया था, तो एलिजाबेथ का।
किसकी कारनामे अखबार में छपे गए थे? तो फिलिप के। आगे है कि शाही महल में रहने एवं पहले वाले न्यून में से किसकी तस्वीरें अखबार में छपी गई थी? कुत्ता का अखबार में फ़ोटो आया था। है कि रानी एलिजाबेथ 5,000 की सूट पहनकर किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? तो पालम हवाई अड्डे पर। रानी एलिजाबेथ कहाँ आने वाली थी? तो दिल्ली आने वाली थी। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। यह प्रसंग किसके संदर्भ में बताया गया है? ठीक है, यह प्रसंग जो है वो किसके संदर्भ में बताया गया है? एलिजाबेथ के संदर्भ में बताया गया है। निम्न में से किस शहर का कायापलट होने लगा? दिल्ली का। बेखास्ता शब्द का अर्थ बताना है कि बेखास्ता शब्द का अर्थ क्या होता है? होता है स्वाभाविक रूप से। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सबसे मुश्किल समस्या क्या थी? जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं था, यही मेन समस्या था। नई दिल्ली में सब था लेकिन क्या नहीं था? तो जॉर्ज पंचम की नाक नहीं था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी? तो इंडिया गेट के सामने। लाट का शब्द का मतलब बताना है कि लाट का जो मीनिंग है वो लाट का मीनिंग क्या होता है? तो लाट का मीनिंग होता है वो होता है खंभा और मूर्ति, खंभा और मूर्ति। आगे है खैर ख्वाहो शब्द का मतलब बताना है। तो भलाई चाहने वालों का मतलब होता है खैर ख्वाहो। किसकी मीटिंग बुलाई गई थी? तो किसकी मीटिंग जो है बुलाई गई थी? खैर ख्वाहो की मीटिंग बुलाई गई थी। फ़ौरन दिल्ली हाजिर होने के लिए किससे हुक्म दिया गया था? मूर्तिकार को हुक्म दिया गया था कि जल्दी दिल्ली हाजिर हो जाओ। मूर्तिकार क्या था? तो मूर्तिकार जो था वो कलाकार था। हुकामों की स्थिति देखकर किसकी आंखें आंसू से भर गए थे? ठीक है, तो मूर्तिकार का। आगे है मूर्तिकार से किसकी नाक लगाने की बात की गई? जॉर्ज पंचम की। नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट की नाक कब और कहाँ बनी थी, किसने बोला था? तो मूर्तिकार ने बोला था। आगे है कि निम्न में से किसके पेट चीरे गए थे? तो फाइलों के पेट, पुरातत्व विभाग के फाइलों के पेट चीरे गए थे। किसने कहा सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर गई है? क्लर्क ने। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर की जो खोज है वो कौन कर रहा था? तो मूर्तिकार कर रहा था। आगे है क्या मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त हिंदुस्तान में मिला? ठीक है, प्रयुक्त पत्थर हिंदुस्तान में मिला तो नहीं मिला था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर कहाँ की थी? विदेशी थी। देश में अपने नेताओं ने मूर्तियाँ भी है, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है कि जिसके नाक इस लाट पर ठीक बैठेगी उसे से उतार ले आकर के इस मूर्ति में लगाया जाएगा। ये जो कथन है वो किसने बोला था? तो मूर्तिकार ने। आगे है कि मूर्तिकार के पास निम्न में से किसकी खोई हुई नाक का नाप था? ठीक है, किसकी खोई हुई नाक का नाप था? तो जॉर्ज पंचम के। आगे है कि मूर्तिकार भारतीय नेताओं के नाक की नाप हेतु विभिन्न शहरों में गया। वो अनुक्रम है दिल्ली से मुंबई एवं मुंबई से गुजरात, गुजरात से बंगाल और बंगाल से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से मद्रास। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त में से सभी जो ऑप्शन है ये जो है ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्तिकार द्वारा भारतीय नेताओं की नाप हेतु भारतीय शहरों में किए गए दौरे का समय से कथन को बताना है। तो यहाँ पास सभी जो कथन है वो सही है, आप पढ़ लीजिएगा। मूर्तिकार ने उत्तर प्रदेश में निम्न में से किनकी मूर्तियाँ का मुआयना किया था? उत्तर प्रदेश में बताना है कि उत्तर प्रदेश में किनकी मूर्तियों का मुआयना किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद और बिस्मिल का, मोतीलाल नेहरू का, मदन मोहन मालवीय का, तो सभी का। आगे है पंजाब में मूर्तिकार ने किसकी किसकी मूर्ति पर देखा था? तो सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की, लाला लाजपत राय की, केवल बी और सी। तो भगत सिंह और लाला लाजपत राय, केवल बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय नेताओं की मूर्ति के मुआयने के पश्चात मूर्तिकार अंत में कहाँ पहुँचा था? ठीक है, मूर्तिकार अंत में कहाँ पहुँचा था? दिल्ली पहुँचा था। 1942 में शहीद बच्चों की मूर्तियाँ कहाँ लगाई गई थी? तो बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने लगाई गया था। मूर्तिकार ने जितनी मूर्तियाँ की नाप लिया उनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से कैसी थी? बड़ी थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्न में से कौन सा अंतिम उपाय बताया था? अंतिम उपाय उसने बताया था कि 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की नाक जो है वो जिंदा काट कर लगाया जाएगा। आगे है कि पाठ में प्रयुक्त सब अचकचाया शब्द का मतलब बताना है कि अचकचाया शब्द का मतलब क्या है? चौक उठना और भौचक होना, यानी कि बी और सी सही है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में मूर्तिकार ने कौन सा नाक लगाया था? तो अंततः वह जिंदा नाक लगाया था। अखबारों में जॉर्ज पंचम की कैसी नाक लगने की खबर छपी थी? तो जिंदा नाक लगने की खबर जो है वो छपी थी। किस खबर के दिन अखबार चुप रहे थे? तो किस खबर के दिन अखबार चुप थे? तो जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार जो थे वो चुप थे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे कृतिका भाग 2 पुस्तक के अगले 2 कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।